लेट्स सी जी, कुछ क्लासेस थी, अगर लिस्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वर्क हार्ड लिस्ट यू में फेल होगा या कुछ और इस्तेमाल करेंगे आप? शुड फेल। शुड फेल, और इसमें नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुड नॉट फेल नहीं होगा। लुक्स एज इफ के बाद क्या यूज करेंगे? वर्क। वर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये सब्जेक्टिव सिचुएशन है जो एक्चुअल होती नहीं है, लेकिन वो रियल में नहीं होती, बल्कि हम वो उसको इमेजिन कर रहे होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा क्या होगा, वो तो बता दिया था। अनटिल और अनलेस का कहाँ पे इस्तेमाल करना है? कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसका, अनटिल और अनलेस का? अनलेस कंडीशन के लिए और अनटिल टाइम के लिए। टाइम के लिए, ठीक है। और इसमें नेगेटिव नहीं लगाने, मेरा ख्याल है ये बता दिया था। अब एज इफ की जगह पे और क्या यूज कर सकते हैं हम? एज दो। क्या लगा सकते हैं? एज दो। तो उसके अलावा सब्जेक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं वुड दैट के साथ, और क्या होगा, एज इफ के साथ, विश के साथ, और क्या होगा, वुड दैट, एज इफ, विश। और उसके अलावा हमने सब्जेक्टिव जहाँ पे अनरियल को शो करते हैं वहां पे इफ क्लॉज का इस्तेमाल भी करते हैं। मसलन क्या होगा, इफ इट इज सो आई वुड अप्रिशिएट। अच्छा, बस क्या होगा, इफ इट वर सो। इफ इट वर सो। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? इट, क्या होगा, इट के साथ क्या लगाएंगे? इट वर सो होगा। तो ये वर का इस्तेमाल करते हैं इट के साथ हमने, वैसे तो इट के साथ हमने वॉज इस्तेमाल करना। इस तरह से होगा कि आई विश, क्या होगा, आई, क्या होगा, आई एम डॉक्टर होगा। क्या, बस क्या होगा, आई आई वर वर डॉक्टर। डॉक्टर। और इसी तरह से वुड दैट के साथ इस्तेमाल करते हैं। वुड दैट ही मे बी अलाइव। शाबाश, क्या होगा, वुड दैट वर अलाइव। ही वर अलाइव इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने क्यों वर लगाना है, ये भी सब्जेक्टिव सिचुएशन है। तो जहां पे भी सब्जेक्टिविटी आ जाए वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्टिविटी के साथ हमने क्या लगाना है? वर का इस्तेमाल करेंगे। तो वुड के साथ, एज इफ के साथ और इफ क्लॉज के साथ हमने सब्जेक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। लेस्ट हो गया, अनटिल अनलेस वाला हो गया, एज हो गया, एज लॉन्ग एज। जी, एज लॉन्ग एज जो है ना वो इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ये भी टाइम के लिए होता है। एज लॉन्ग एज, और क्या होगा, उसका इस्तेमाल करते हैं। जी, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जब एज लॉन्ग एज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वो ये सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी दो तरह से होती है। एक सब्जेक्टिविटी जो मैंने बताया अनरियल सिचुएशन को हमने इमेजिन करने के लिए होती है, और एक होती है जो स्ट्रेस करते हैं, हम फोकस करते हैं, वहां पे सब्जेक्टिव वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं? अब जरा देखिएगा, कुछ वर्ड्स हैं जैसे इट इज एसेंशियल, और इसके बाद क्या लगे ना, दैट की क्लॉज इस्तेमाल की जाती है। इट इज एसेंशियल दैट ही, क्या होगा, इज हेयर होगा, ही वॉज हियर होगा, या ही बी हियर होगा। बी हियर। ही बी हेयर होगा। तो ऐसे तमाम केसेस में हमने क्या यूज करना होता है? वहां पे हम सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे स्ट्रेस देते हैं। इस तरह से इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट ही will run, he should run, he may run, he runs,
या ही रन? रन। He Yes. run. क्या होगा? ही रन होगा। ये याद रखना है। अगर हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, क्या होगा, शुड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये नॉर्मल सेंटेंस होगा, क्योंकि सजेस्टेड के बाद हम शुड भी लगाते हैं, तो ये नॉर्मल सेंटेंस होगा, यानी उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। जब हमने इस पे स्ट्रेस किया होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि वहां पे हम सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम सब्जेक्टिविटी बनाते हैं। ये कुछ एडजेक्टिव के साथ होता है और कुछ वर्ब के साथ भी होता है। इट इज एडवाइज्ड, दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज इम्पेरेटिव, इट इज एसेंशियल। तो यानी कि क्या होगा, ये दोनों सूरतों में हम क्या है, अगर दैट लगा दें तो फिर हम उसके बाद सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे, यहाँ पे अगर सब्जेक्टिविटी देनी हो तो इट इज वाइज दैट, क्या होगा, शी रिमेन्ड इनसाइड। क्या होगा? रिमेन। रिमेन होगा। इसके साथ ना SCIS लगाना है या ना ही कोई और फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ये तो उसके रिलेटेड ज़हन में आ गई क्लॉजेस। हम जब फ्रेज की बात कर रहे थे, Sir, फ्रेजेस, जी बेटा। अगर it was essential होता फिर? अब ये फिर रियल सिचुएशन है, यानी स्ट्रेस नहीं है इसमें। इट वाज एसेंशियल, ठीक है। फिर ये एसेंशियल है। इट इज एसेंशियल दैट ही, क्या होगा, फिर कोई भी टेंस लगा सकते हैं। ही शुड, क्या होगा, वर्क हार्ड। फिर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ना वो ये इट वाज एसेंशियल, ये सब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या होगा, वो स्ट्रेस नहीं है, बल्कि जस्ट नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस जैसे हम सजेस्टेड वाले सेंटेंस में बताया, इट इज सजेस्टेड, अगर ये ऐसे है, सजेस्टेड दैट, क्या होगा, ही शुड पार्टिसिपेट इन द ड्रामा। तो ये ऐसे सेंटेंस बनेगा, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें स्ट्रेस नहीं है। तो जब स्ट्रेस दे के हमने सब्जेक्टिविटी बनानी हो तो फिर हमने उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। He participated. जी, फिर हमने वो बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्टिव वर्ब गो के कम इस्तेमाल होते हैं ओवरऑल राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी, लेकिन अलबत्ता ये पार्ट्स हैं इसका, जिसके साथ हम इसको यूज करते हैं। जी, शाबाश। नेक्स्ट वाला हम चलेंगे जी। अपना वो जो टॉपिक था हमारा, कौन सा था, फ्रेजेस का। फ्रेजेस पे कौन सी फ्रेज पे बात की थी कल हमने? एडजेक्टिव फ्रेजेस क्लियर हो गए थे क्या बच्चों? पार्टिसिपल फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस हो गए थे क्लियर कल? यस सर, पार्टिसिपल की एग्जांपल दे रहे थे आप। पार्टिसिपल की अब जरा देखना है जी। इस तरह से देखें, द पर्सन took part in the, क्या होगा, कंपटीशन, can be nominated as a legend। अब ये जो इसमें जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमें होती है वो एक्चुअली इस तरह से होती है। अब ये टुक पार्ट आपका मेन वर्ब है या ये एज अ फ्रेज है? क्योंकि जब लंबा सेंटेंस आता है तो उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? शाबाश। कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, ये एज एडजेक्टिव फ्रेज है या पार्टिसिपल फ्रेज है? तो अब देखना है कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, द पर्सन है, बल्कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पैसिवाइज में है। तो कैन बी नॉमिनेटेड आपकी ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, उसकी प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में ये क्या इस्तेमाल किया है, उसकी पार्टिसिपल फ्रेज है। तो जब आपका वर्ब मेन वर्ब आगे मौजूद है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, इससे पीछे पीछे वर्ब से पहले पहले सारा का सारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जो सब्जेक्ट फ्रेज होती है उसमें कई चीजें लग सकती हैं। उसमें
क्या इस्तेमाल हो सकता है? वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के साथ लग सकती है, नाउन फ्रेज में जब हम बात कर रहे हैं, क्लॉज हो सकती है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है। ये सब्जेक्ट की जगह पे 6 चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, आई थिंक 6 चीजें हो सकती हैं। बताई थी कि नहीं बताई थी? 6 चीजें हैं। नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, उसके बाद जेरेंड हो सकता है, उसके बाद नाउन क्लॉज हो सकती है, नाउन फ्रेज हो सकती है। ये सारे के सारे क्या हो गए, ये एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर सकते हैं। तो जब पर्टिकुलरली जब हमने नाउन फ्रेज की बात करते हैं, ये नाउन फ्रेज भी अभी क्लियर हो जाएगा। नाउन फ्रेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है इसका सेंट्रल वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, और पहले भी प्री मॉडिफायर होते हैं और आगे पोस्ट मॉडिफायर होते हैं। अब इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आपका यही रहता है जो वर्ब के साथ एग्री करता है। किसके साथ? ये वर्ब जो है, जो आपका वर्ब है, ये वर्ब एग्री करेगा किसके साथ? उस नाउन के साथ। जो नाउन जो है जिसके आगे पीछे जो है ना वो प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर लगे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जरा बताइएगा जी यहाँ पे क्या गलती है सेंटेंस में। शाबाश। टेकिंग पार्ट आना चाहिए था, या हु क्यों? टुक पार्ट। जी हु टुक पार्ट। जी, दो तरीके हैं, या तो वो क्लॉज बना लें, एडजेक्टिव क्लॉज बना लें, तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो क्या बनेगा, हु टुक पार्ट होगा। और अगर फ्रेज बनाएंगे तो फिर क्या होगा, टेकिंग पार्ट हो जाएगा। टेकिंग पार्ट। टेकिंग अब पार्ट। क्योंकि मेन वर्ब आपका क्या है, कैन बी नॉमिनेटेड एज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हमने देखना है कि वो, अब फिर ये फैसला करना है कि यहाँ पे टेकन पार्ट क्यों नहीं हो सकता टेकिंग पार्ट की बजाय। क्यों भाई? क्योंकि वो हिस्सा ले रहा है, तो जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब पास्ट पार्टिसिपल में याद रखना है कि वहां पे पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एक्शन कंप्लीशन होती है। ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है, अब हिस्सा ले रहा है, ये ले लिया है, हिस्सा ले ले रहा रहा है, है। तो फिर क्या होगा, वो वहां पे क्या लगाना। दूसरी सूरत है जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, पीछे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और उसमें एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, एक्शन कंटिन्यू होता है, जैसे यहाँ पे था। अब क्या होगा, फर्ज करो मैनी people belonging to the Indus Valley civilization lived in क्या होगा, हड़प्पा आर या सॉरी वर सुपरह्यूमन। शाबाश, क्या गलती है इसमें? फिर सेंटेंस दोबारा बोल देंगे। Many people belong to Indus Valley civilization, क्या होगा, lived in हड़प्पा आर वर सुपरह्यूमन्स। बिलोंगिंग अब और जरा देखिए लिविंग। जी, बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, पीपल रह रहे हैं, तो पीपल रहने का क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, बिलोंगिंग टू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, लिव कर रहे हैं या लिव हो रहे हैं, करें। कर रहे हैं तो क्या होगा, लिविंग होगा। लिविंग। और वर, अब जरा देखिएगा जी, इसका एनालिसिस करें जरा इस पूरी फ्रेज का। अब यहाँ पे सब्जेक्ट फ्रेज कहाँ तक है, आप जरा बताइएगा। इन हड़प्पा तक। इन हड़प्पा तक, यानी वर से पहले पहले आपकी सब्जेक्ट फ्रेज है। ठीक है, वर से पहले पहले सारी की सारी क्या है, आपकी सब्जेक्ट फ्रेज है। और इसका मतलब ये हुआ कि
क्या होगा जब हड़प्पा तक आप वर्ब तक आपका जो सब्जेक्ट फ्रेज है, तो इस पे आपने मेन वर्ड देखना है आपने कि कौन सा है, कौन सा की वर्ड है जिसके गिर्द ये पूरी फ्रेज घूम रही है। People. पीपल के गिर्द। आप पीपल से क्या लगाया पहले, मैनी, और आगे कितनी फ्रेजेस अटैच की, शाबाश, 2 दो। दो. कौन कौन सी, बिलोंगिंग belonging to the और Indus Valley and लिविंग। living in a अब यहाँ पे मेन वर्ड आपका कौन सा है, people. पीपल है। और क्या होगा जब मेन वर्ब आपका पीपल है तो उसके हिसाब से हमने क्या लगाना है, वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके हिसाब से हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा। अब उस नाउन के मीनिंग में जितनी भी फ्रेजेस इजाफा करेंगी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे वो किस क्या जो ना वो इजाफा कर रही है। वो जो हमारी फ्रेजेस मैंने जैसे पहले बताया था एडजेक्टिव फ्रेजेस हो सकती हैं, तो वो एडजेक्टिव फ्रेजेस जो है वो प्रेपोजिशन के साथ हो सकती हैं, पार्टिसिपल की सूरत में हो सकती हैं, या किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो जो मैंने कल एग्जांपल दी थी वो तो क्लियर हो गया था ना, जब एडजेक्टिव के साथ फ्रेज बनती है यानी एडजेक्टिव प्लस कोई प्रेपोजिशन फ्रेज आ जाती है, या फिर प्रपोजिशन फ्रेज हो सकती है, तो इन सभी का ताल्लुक किसके साथ होगा, इस सेंट्रल नाउन के साथ जिसके मीनिंग में वो इजाफा कर रही है। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब ये देखना है कि वहां पे वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट होगा उस बिलोंग का और लिविंग का, तो फिर हमने लिविंग और बिलोंगिंग इस्तेमाल कर लेंगे। जी, यहां तक कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो पूछना, शाबाश। डन, Yes. ओके। उसके बाद है जी जैसे इसी तरह एक आध एग्जांपल और देता हूँ फिर हम चलते हैं आगे। फर्ज करो क्या होगा, माई हाउस लोकेटेड इन क्या होगा, DHA far away from the hectic rush of the city, our cities are an ideal place to live in। बताइए कहाँ कहाँ पे गलती है इसकी। Is an ideal place. Raja. जी, क्या होगा, पहली मिस्टेक, इज एन आइडियल, क्यों, My house है ना, इसके House मतलब की बात माई हो रही है। हाउस हमारा सब्जेक्ट है और उसके साथ माई के उसका पोस्ट मॉडिफायर है और बाकी सारे के सारे उसके वो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं जो उसके मीनिंग में इजाफा कर रही हैं। एक और गलती है, Which is far away. नहीं, अब यहाँ पे फॉर अवे मैंने लिखा है तो ये फॉर अवे नहीं होगा, क्या होगा, फार अवे होगा, ठीक है, FAR वाला. FAR वाला। क्यों कि FAR वाला क्या है, एडजेक्टिव है और फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है। अब ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, हाउस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जब हम हाउस के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो, ये एडजेक्टिव फ्रेज होनी Adjective. चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसे लगाना है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होना चाहिए। अब देखें, फार अवे फ्रॉम द हेक्टिक रश ऑफ द सिटीज, अब ये सारा का सारा आगे क्या है, ये प्रपोजिशन फ्रेज है, फार अवे फ्रॉम आ गया ना, ठीक है, फ्रॉम आ गया ना, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, प्रपोजिशन फ्रेज जो इस एडजेक्टिव फ्रेज के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि इस तरह से हम एडजेक्टिव फ्रेज हो या पार्टिसिपल फ्रेज हो या कोई भी हो, इस तरह से हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और देखेंगे आप यहाँ पे देखें लोकेटेड क्यों लगाया, लोकेटिंग क्यों नहीं लगा सकते। क्योंकि चले locate हो. मैं अभी एक और सेंटेंस बनाता हूँ।
the radar system purchasing by our government locating at क्या होगा, कहाँ पे है, ठंडियानी covers the neighboring countries like India। शाबाश, बताएं जी इसमें क्या गलती। सर परचेज यहाँ पे परचेज्ड आएगा। परचेज क्यों आएगा? अब ये रडार क्योंकि- सिस्टम क्या है, परचेज का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? परचेज Object। करता है या प्रोजेक्ट होता है? होता है। होता है, तो क्या होगा, परचेज्ड होगा। शाबाश। उसके बाद अब लोकेटेड होगा, लोकेटिंग होगा? लोकेटेड ही होगा। लोकेटेड होगा। अगर मैं इस तरह से कह दूं, मैं लिखूं लोकेटेड द, क्या होगा, फाइटर प्लेन्स ऑफ इंडिया, फिर क्या कहेंगे? फिर लोकेटिंग आएगा, फिर लोकेटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि अब यहाँ पे रडार सिस्टम ने क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है। locate फिर कर इसका रहा है। फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट का फंक्शन होता है। Subject तो का। इसका मतलब फिर वहां पे हमने क्या लगाना था, लोकेटिंग इस्तेमाल करना। समझ आ गई मेरा ख्याल। आप तो आपको पार्टिसिपल फ्रेज में और एडजेक्टिव फ्रेज Yes। किस तरह से हम फॉलो करते हैं नाउन के बाद, और किस तरह से हमने वर्ब के एग्रीमेंट जो है ना वो देखते हैं कहाँ तक, जो हमारे उस वर्ब के साथ रिलेटेड होता है। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ओके। नेक्स्ट जो ना हम चलते हैं जी, हमने नॉन फ्रेज की तरफ। नॉन फ्रेज तकरीबन क्लियर हो गया आई थिंक। नॉन फ्रेज क्लियर हो गया। इसके बाद हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस या एडजेक्टिव क्लॉजेस लगाते हैं। फ्रेज भी हो सकती है और क्लॉज भी हो सकती है, और इससे पहले हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इसमें यही चीज याद रखिएगा कि एक चीज जो हमने पहले वर्ड लगाना, फर्ज करो हम कहते हैं कि द कैलकुलेटिंग आप कह लो स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस रिसर्च आर एप्रिशिएबल। शाबाश। क्या गलती है इसमें? कैलकुलेटेड। द कैलकुलेटेड आएगा। अब क्यों जी? अब ये है तो ये क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, फ्रेज नहीं है, लेकिन ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स के। अब स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर रही है या कैलकुलेट हो रही है? हो रही है। हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, वैसे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ बेसिकली। वैसे तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट, इस नाउन का। अब यहाँ पे अब कैलकुलेट की गई है, तो फिर क्या लगाएंगे, कौन सा पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स। और क्या होगा, आप द रिसर्च क्या होगा, आप कह लें क्या है, आर एप्रिशिएबल होगा। अब इज होगा, आर होगा? आर ही होगा, आर होगा। क्यों बोला? क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम होता फिर इज आना था। शाबाश। जब अभी यहाँ सब्जेक्ट, कैलकुलेशन की बात हो जी रही यहाँ है। पे कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो क्या होगा, आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम अगर ये लगा दें कि क्या होगा, हाईली मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, इक्विपमेंट इज फॉर सेल। शाबाश।
मैन्युफैक्चर अब यहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है? हो रहा हो है। रहा है। मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा। और एक और चीज यहाँ पे देखें, क्या होगा, इक्विपमेंट काउंटेबल नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है? अनकाउंटेबल। तो फिर आ लगेगा नहीं लगेगा उसके साथ? नो। नहीं लगेगा। फिर क्या लगाएंगे? द हाईली highly। मैन्युफैक्चर्ड क्या होगा, इक्विपमेंट इज फॉर सेल। तो ये इस तरह से हमने देखना है कि एडजेक्टिव उसको अप्रोप्रिएट करता है, पर्टिकुलरली क्या जब हमने क्या लगाना हो, अब एडजेक्टिव हमने उससे पहले इस्तेमाल करें। अब ये देखिए जरा नाउन फ्रेज कहाँ कहाँ तक बन रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी क्या है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, यानी इसमें मेन वर्ड जो है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, यही हमारा सब्जेक्ट है और इसी के साथ हमने वर्ब के एग्रीमेंट देखना है। और लेकिन इसी के गिर्द ये पूरा जो है ना वो पूरा जो फ्रेज है घूम रही है, यानी ये भी इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है और ये भी इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो ये पूरी कलेक्टिवली हम इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई जी? यस सर। ओके। सर? अब ये जी जी जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है उसमें आर क्यों आया, एक बार फिर से बता दें। मैंने आपको बताया था कि जब स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होगा तो फिर क्या हम इसके साथ लगाएंगे, इज। अब किसी सिंगुलर लगाएंगे। बंदे की अगर स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स है या एक रिसर्च की स्टैटिस्टिक्स है, तो फिर क्या होगा, वो ये स्पेसिफिक हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मुराद कैलकुलेशंस हो जाएगा, ना कि एज अ सब्जेक्ट मुराद होगा। फिर मुराद क्या होगा, इससे कैलकुलेशंस है, तो फिर हमने उसको प्लूरल इस्तेमाल करना है। क्लियर जी? क्लियर है जी? यस। यस। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम नाउन फ्रेज के बारे के लिए और फिर आगे चलते हैं हम। सपोज हम लेते हैं जी द ब्रोकन कॉट, ब्रोकन एंड फ्रेजिलिटी कॉट ऑफ शाइजा शाइजा which was bought in an exhibition 20 years ago। पहले तो इतने सेंटेंस का बताइएगा कि ये सेंटेंस जो है वो बताइए क्या क्या गलती है इसमें। फ्रेजाइल Broken and fragile. जी क्या होगा, जाबस क्या होगा? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल। फ्रिजाइल होगा। क्यों, किसके मीनिंग में इजाफा कर रही थी, कॉट के। कॉट। ब्रोकन भी क्या है, कॉट है। ठीक है, अब और क्या गलती है सेंटेंस में? सही है। यही तो गड़बड़ होगी। Which was bought That 20 years ago in an exhibition। जी कौन बताएगा जी, आप में से एनीवन? विच नहीं आना इधर, दैट आना। इनकी जगह कोई और प्रपोजिशन आएगा। नहीं, जितना लिखा हुआ है सही लिखा हुआ, इसके अलावा जो फ्रिजाइल आपने ठीक कर दी। ये असल में यही वो मैं पॉइंट भी बताना था, दोनों चीजें मैंने इसमें समझानी थी। अब जरा गौर कीजिएगा जी, आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मैं वन बाय वन पूछ रहा हूँ, जरा आपने वो कैलकुलेट करना। आपका सब्जेक्ट कौन सा था? कॉट। कॉट। अब ब्रोकन किसके मीने में इजाफा करी है, कॉट के। आप शाइजा भी किसके मीने में इजाफा करी है, कॉट के। और विच वाज ब्रॉट इन एन एग्जीबिशन 20 इयर्स भी किसके मीने में इजाफा करी है, कॉट के। तो आपका सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन आपका बाकी प्रेडिकेट किधर है? आप ब्रोकन कॉर्ड के मीनिंग, जो कॉर्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो किधर है? ये तो दोनों के दोनों क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन अब ब्रोकन कॉर्ड के बारे में क्या कहा गया है, ये वो तो बताया ही नहीं अभी, वो प्रेडिकेट ही पूरी मौजूद नहीं है।
सब वो तो आपने भी लिखना था, नहीं लिखने की तरह मैंने पूछा है, इसमें से गलती बतानी है आप। तो तो अब हमने क्या होगा? इसलिए नहीं किया, आप लिखना। अच्छा, ब्रोकन कार्ड ऑफ शाइजा क्या होगा? वॉज डिस्कार्डेड। ठीक है, वॉज डिस्कार्डेड। क्यों डिस्कार्डेड हो गया? जी, क्यों डिस्कार्डेड हो गया? क्योंकि अब यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट थी और उसकी आगे क्या थी? प्रेडिकेट थी। अब इस तरह से भी सेंटेंस होता है, जब लंबा सेंटेंस हो जाए और लंबी क्लॉज हो जाए तो इसमें अक्सर गलती लग जाती है कि इसका प्रेडिकेट मौजूद नहीं है। तो ये वही तरीका रखेंगे कि नाउन से पहले जो एडजेक्टिव्स हैं, बाद में फ्रेजेस हैं, और ये पूरा का पूरा वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले तक ये क्या बनाएगा? आपका नाउन फ्रेज। ये सारी की सारी नाउन फ्रेज है, याद रखिए। यहाँ तक वॉज से पहले पहले सारी नॉन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे एज अ क्या इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि मेन हेड कौन है इसका? इस पूरे जो ना वो पूरे फ्रेगमेंट का हेड कौन है? वो कॉट है। और फिर आप समझेंगे कि पूछेंगे कि नॉन फ्रेज कैसे होगी? ये इसमें तो क्लॉज भी है, लेकिन क्लॉज कौन सी है? वो ये इसका मेन पार्ट नहीं है। वो क्लॉज किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है? वो कॉट के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो इसका मतलब कॉट हमारा मेन सब्जेक्ट है, और ये क्योंकि नाउन के गिर्द पूरा घूम रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन फ्रेज कहते हैं। तो ये नॉन फ्रेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। इससे पहले एडजेक्टिव और बाद में फ्रेजेस, और किस तरह से हम वो जितने मर्जी एडजेक्टिव फ्रेजेस लगा लें, एडजेक्टिव क्लॉज लगा लें, हमारे उस सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए? वर्ब को एग्री करना चाहिए और उसकी प्रेडिकेट मौजूद होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ ले साहब। डन? यस। चलें आगे चलते हैं हम। हाँ, जो हमारी क्या थी, आगे चलते हैं हम इन्फिनिटिव फ्रेज की तरफ। इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होती है जी? जिसमें क्या होगा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उसको हम इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। इन्फिनिटिव फ्रेज का फंक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? एज अ सब्जेक्ट। शाबाश, बोलते जाइएगा, आपको बताया भी था मेरा ख्याल है। ऑब्जेक्ट, बोले। कॉम्प्लीमेंट, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब। एडवर्ब भी दो, एडवर्ब ऑफ रीजन, और क्या होगा? क्या होगा आप कह ले इंटेंसिफायर के तौर पर। ये हम इस्तेमाल करते हैं किसको? इन्फिनिटिव को। अब क्या होगा? फर्ज करें, टू हेल्प द अफ्लिक्टेड, गिव मी रिलीफ। अब यहाँ पे बताइएगा इन्फिनिटिव फ्रेज कौन सी है जो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है? टू हेल्प द अफ्लिक्टेड। टू हेल्प द अफ्लिक्टेड, ये एज अ क्या इस्तेमाल हो रही है? सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पर। और इसके बाद हमने क्या यूज करना है? वर्ब लगाया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। यानी इससे पहले पहले सारा का सारा क्या था? सब्जेक्ट था। अब ये एक सिचुएशन बन गई, एक सिचुएशन बन गई टू हेल्प द अफ्लिक्टेड, यानी मदद करना। और ये एज अ क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसमें ये देखना है कि इसमें हमेशा हम क्या यूज करते हैं? जब सिंगल क्या हो हमारा इन्फिनिटिव हो, तो उसके साथ हमने वर्ब, वो उसको सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे। बेशक इसमें आखिरी वाला वर्ड बेशक जितना मर्जी है, मसलन सपोज टू टीच, क्या होगा? द डल बॉयज, क्या होगा? वाज या वर चैलेंजिंग फॉर मी। वाज। क्यों? अब यहाँ पे अक्सर क्या गलती हो सकती है बच्चों से कि बॉयज आखिर में आ गया तो बॉयज के हिसाब से वर आ जाएगा, लेकिन बॉयज हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? टू टीच। वो टीच टू द डल टीच है, बॉयज। और टू टीच के हिसाब से हमने क्या लगाना है? वाज का इस्तेमाल किया।
तो ये हमारा क्या होगा, ये इस तरह से हम इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यही इसी तरह से हम इसको एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आई डिसअप्रूव या ही डिसअप्रूव्स, या बल्कि ऐसे कह लें ही लाइक्स। क्या अगर टू, इसी में इन्फिनेटिव को इस्तेमाल कर रहा हूँ, टू हेल्प द पुअर। अब लाइक कौन कर रहा है, ही कर रहा है। किसको कर रहा है, टू हेल्प द पुअर। ये पूरी एक सिचुएशन का नाम आ गया, यानी मदद करना है कि ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों की मदद की जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लाइक का ऑब्जेक्ट है, तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो कंफ्यूजन होती है जब एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ये होता है कि कुछ वर्ब के बाद हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं और कुछ के बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये कंफ्यूजन होती है, जो हमने पहले इस टॉपिक पे हम बात कर भी चुके हैं आई थिंक।